वो शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वो शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी विकलांग, हम दीन दुखी विकलांग के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। मिजवान मान मर्यादा का, मिजवान मान मर्यादा का, प्रभुभाग रहे अभिभाग रहे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। बलिदान उसी पर हो जाए। बलिदान उसी पर हो जाए। प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर कविता जी, ये रहा। प्रथम श्रेणी पदार्पण पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय गुंडप्पा विश्वनाथ ने किस टीम के विरुद्ध ये उपलब्धि हासिल की थी? और आपके ऑप्शन दे रहे हैं। ए सर्विसेज, बी आंध्रा, सी महाराष्ट्र। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 क्लास आगे। अच्छा, इन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने किया, लेकिन शिक्षा जैसे महत्व के मामले में ये जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर एक आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते हैं, कभी कभी इनको 3 भी लग जाते हैं। इनका मानना था कि जब तक बुनियाद ही पुख्ता नहीं होगी, मकान कैसे बेहतर बनेगा। मैं छोटा, ये बड़े। मेरी उम्र 9 साल की और ये 14 साल के। इन्हें मेरी देख रेख और निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं इनके हुक्म को कानून समझूं। अच्छा, स्वभाव से बड़े अध्ययनशील, हर दम किताबें खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम, शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर 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 अक्षर से नकल करते, और कभी तो ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कुछ अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन मैंने एक बार इनकी कॉपी पर एक इबारत लिखी देखी,
स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्री युद्ध राधे श्याम। 1 घंटे तक देखता रहा, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कुछ अर्थ निकालो, लेकिन असफल रहा और इनसे पूछने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि इनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। हाँ, मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा किताब लेकर बैठना और बाहर मौका पाते ही हॉस्टल से निकल जाता और मैदान में आ जाता। कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कोई साथी मिल गया तो भाई फिर पूछने क्या, 4 दीवारी पर चढ़कर कूद रहे हैं, फाटक को आगे पीछे चलाते हुए उसे मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में पहुंचते ही भाई साहब का ये रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल होता था, कहां थे? बोलो। हमेशा यही सवाल और इसी ध्वनि में पूछा जाता। मेरा इसके पास कोई जवाब ना था सिवाय मौन के। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि रोष और स्नेह से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। जी 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 सर, एक ट्रांसलेशन, ठीक है? और कहीं कोई दिक्कत हो तो डरने की जरूरत नहीं, मुझसे पूछ, ठीक है? चलो कॉपी करो, मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है? दिक्कत आए तो पूछना, नहीं? पुलिस के पहुंचने से पहले एक चोर भाग चुका था। बनाओ। बताओ, कोई दिक्कत है तो पूछो। भाई साहब, हाँ, पुलिस के आने से पहले ही चोर क्यों भाग जाते हैं? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, हैं? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्ष समझ लेंगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो है ना गहरा नथु खेरा राम राम श्याम ना कोई भी पढ़, हैं? यहाँ आंखें खोलनी पड़ती है भैया, खून चलाना पड़ता है, तब कहीं जाके ये विद्या आती। और आती भी क्या है, कहने को आ जाती। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर। और मैं तो कहता हूँ कि तुम कितने बड़े भोंगा हो, हैं? जो मुझसे भी समझ नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते हो तो तुम्हारी आंखों का कसूर, तुम्हारी बुद्धि का कसूर। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कहीं देखने जाते देखा? रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं पहुंचता। और हमेशा पढ़ता रहता, और उसमें भी एक दर्जे में 2-3 साल पढ़ा रहता। तुम कैसे आशा करते हो कि यो खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओ, हैं? भाईजान, मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम पूरी उम्र इसी दर्जे में पढ़ सकते हो। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में यूं निपुण थे जैसे इन्होंने डाइट से बीटीसी कर रखी हो। अरे ऐसी लगती बातें कहते हैं, ऐसे सुतिवार चलाते ना कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती।
जी जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मेरे में नहीं है। उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता कि क्यों ना गांव चला जाऊं, जो काम मेरे बूते से बाहर, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। हाँ मैं बेवकूफ ही सही, लेकिन नहीं होती थी मैं चला जाऊंगा, गांव चला जाऊंगा। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद मैं इरादा करता कि आज से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। लेकिन पहले से कोई स्कीम तैयार किए हुए काम की शुरुआत कैसे की जाए। टाइम टेबल में खेल कूद की मत तो बिल्कुल उड़ जाती, प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन स्कूल से 3:30 बजे वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 बजे पढ़ने बैठ जाना, 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, और फिर विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर चलना दूसरी। पहले ही दिन से उसकी ऐसी की तैसी शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच ले जाती है। और यहाँ पहुंच के मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो जान ले टाइम टेबल, वाक पढ़ पुस्तकें किसी की याद न रहती। फिर भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। अरे मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उनको खबर ना। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं इतनी डांट खाकर भी खेल कूद को नहीं भूल पाया। सालाना इम्तिहान हुआ, और भाई साहब मैं पास हो गया। अब मेरे और भाई साहब के बीच में 2 क्लास का अंतर रह गया था। मन में आया कि भाई साहब को आड़े हाथ क्यों महाराज, कहाँ गई वो आपकी घोर तपस्या? अरे मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और क्लास में फर्स्ट भी हूँ। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पे नमक छिड़कने का विचार भी मुझे लज्जास्पद सा जान पड़ा। हाँ, मुझे अपने ऊपर अभिमान हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भाई साहब ने अब मेरी फजीयत भी तो साफ कर दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मान लिया। अरे मुझे देखिए, सीखिए, खेलते कूदते क्लास में फर्स्ट। लेकिन जुबान से हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग में साफ जाहिर था कि भाई साहब का वो आतंक अब रिश्वत नहीं, कि भाई साहब की बुद्धि, सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन भोर का सारा समय मैं क्रिकेट की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो इन्होंने तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देख रहा हूँ ये सब पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गया हो तो दिमाग खराब हो। अरे भाई जान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या सास थी? अच्छा, इतिहास में रावण का हाथ तो बड़ा ही होगा है?
तो उसके चरित्र से आपने कौन सा उपदेश लिया है? तो यूं ही पढ़ गए। बोलो, महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, उसका मतलब समझो। रावण पूरे भूमंडल में राजा था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजी राज्य का विस्तार भी बहुत बड़ा हुआ है, पर इनको चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों ऐसे राष्ट्र हैं जो अंग्रेजों का आधिपत्य बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीन उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, दास। मगर अंत में उसका क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। आखिर में कोई एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा उसे। आदमी जो चाहे तो कर्म करे, पर इतराए नहीं, अभिमान ना करे। अभिमान किया दीन और दुनिया से। शैतान को भी बड़ा घमंड था कि दुनिया में उससे बढ़कर शंकर भगवान का कोई भक्ति नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शायद उन्होंने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग कर मर गया। तो आपने तो अभी केवल एक दर्जा ही पास किया है, अभी से आपका सिर भर गया। तब तो फिर आप पढ़ चुके। ये समझिए कि आप अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लगी है। और बटेर एक बार हाथ में लगती है, बार बार नहीं। कभी कभी क्रिकेट में भी कोई अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, चौका छक्का मार देता है, लेकिन इससे कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता। असली खिलाड़ी हो जिसका एक भी वार खाली न जाए। गलत तो नहीं था। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चलाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद करना आसान समझते हो? 8 तो हेनरी ही गुजर गए। कौन सा कांड किस हेनरी ने कर दिया? ये याद करना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया, सारे नंबर गायब, सफा चट, सिफर भी नहीं मिलेगा। और किसके अंदर दर्जनों तो विलियम हुए, दर्जनों चार्ल्स आंधी रोग हो जाता है, दिमाग चक्कर खाने लगता है। इन भागों को नाम भी नहीं जोड़ते थे। अरे मुझसे पूछते ना, मेरे को 10 लाख नाम बता, 10 लाख एक ही नाम के आगे द्वयम, तीयम, तृतीयम, चतुर्थम, पंचम, षष्ठम लगाते चले गए। मैंने तो 10 लाख नाम गिना दिया। और ज्योमेट्री खुदा की पनाह, आ बा जा की जगह पे आ जा बा लिख दिया कि सारे नंबर कट गए। अरे कोई निर्दयी मुंतैयों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा आ जा बा में क्या फर्क है भैया, है? और इन बेकार की बातों के लिए छात्रों का क्यों खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या फर्क है? लेकिन नहीं, ये तो बस वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के पुस्तकों का अक्षर अक्षर रट डालें, और इसे रटंत का नाम एजुकेशन शिक्षा। इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब का दोगुना। पूछिए मतलब चौगुना हो जाए, आधा ही रहे मेरी भला से। लेकिन परीक्षा में अगर आपको पास होना है तो ये सब थोड़ा बात आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है? कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखिए जो 4 पन्ना से करना है, एक निबंध 4 पन्ने से, ठीक? अब आप क्या करिए, अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में पकड़े, अपनी किस्मत को बोलिए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी चीज है, इससे इंसान के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह बढ़ने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन भैया इस जरा सी बात के लिए 4 पन्ने कैसे लिखे हैं? अरे हम तो चाहते हैं कि
आदमी को जो कुछ भी कहना हो चटपट अपनी बात करे, अपना रास्ता रखे। ये समय की किफायत है, मुझे तो लगता है समय की पूरा दुरुपयोग है? लेकिन नहीं, आपको 4 पन्ने रखने पड़ेंगे, वो भी पूरे फुल स्केप आकार के। और अनर्थ तो तब होता है जब कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में केवल बड़े 4 अब संक्षेप में तो बात 4 पन्ने होंगे, नहीं तो 100-200 पन्ने लिखवा डालो। मतलब तेज भी चलिए और धीरे धीरे, उल्टी बात है कि नहीं? एक बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को उतनी भी तमीज नहीं। 8वां वेतनमान लागू करो, 9वां वेतनमान लागू करो, ये करो, वो करो। मेरे दर्जे में आओगे ना लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाके आटे और दाल का भाव मालूम होगा। अभी पास हो गए ना, दर्जे में अव्वल आ गए हो तो दिमाग खराब हो गया, जमीन पर पैर नहीं पड़ते तुम्हारे। इसलिए मेरा कहा मानिए, लाख फेल हो गया हूं तुमसे बड़ा। जिंदगी का और दुनिया का तजर्बा मुझे तुमसे कहीं ज्यादा है, इसलिए जो कुछ कहता हूं गिरवाइएगा, नहीं तो पछताइएगा। सफाई करो तुम देखो। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये देश माता कब संभाले। भोजन भोजन निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर ये डांट पड़ रही तो फेल होने पर तो प्राणी ले लिए जाएंगे। साहब ने अपनी क्लास की जो पढ़ाई का भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा ना, उसने मुझे भयभीत कर दिया। ऐसे स्कूल छोड़कर मैं घर नहीं भागा, यही ताजुब। लेकिन इतने डांट के बाद भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। हाँ, एक बात थी, तो पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए तो क्लास में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस पैदा किया था ना थोड़ी देर पहले, भाई साहब ने उसकी ऐसी तैसी कर दी। फिर वही चोरों का सा जीवन कटने लगा। क्या करता? फिर सालाना इम्तिहान हुआ और इस बार कुछ ऐसा सहयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया। मैं फिर पास हो गया। भाई साहब भाई साहब फिर अच्छा, मैंने ज्यादा मेहनत ना की, लेकिन पता नहीं कैसे पास हो गया। लेकिन इन्होंने जी तोड़ मेहनत, कोर्स का एक एक शब्द चाट दे। रात 10 बजे तक इधर, सुबह 4 बजे से उधर। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, इतनी रातों से सोए नहीं थे और मुझसे कहते थे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा करो, विद्या आती है। बेचारे खुद थे। नतीजा सुनाया गया, मेरे पास ही बैठे थे, रोने लगा, मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो शायद इनको इतना बुरा न लगता। लेकिन विधि का विधान कौन जाने। अब मेरे और भाई साहब के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का अंतर रहेगा। मेरे मन में खोटी भावना उदय हुई कि भाई साहब 1 साल और सिर्फ 1 साल और फेल हो जाए, फिर मैं उनके बराबर आ गया। फिर किस आधार पर तुम मेरी फजीयत करेंगे? लेकिन मैंने कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकालना था।
शायद मुझे अच्छे के लिए डांटते हैं, मुझे बुरा जरूर लगता है, लेकिन शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से, है? भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गया। अरे मुझे डांटने का अवसर पाकर के मैं धीरे से काम किया। शायद अब वो समझ चुके थे मुझे डांटने का हक नहीं रहा। ये रहा भी तो बहुत कम। अच्छा, मेरी स्वच्छंदता बढ़ी और मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। और भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, भी अब अच्छा, मुझे नया शौक पैदा हो गया था कंडोगे उड़ाने, पतंगबाजी। अब पूरा दिन पतंगबाजी की भेंटों तक माना देना, कंधे बांधना, पतंग छीनने की तैयारियां, ये सारी गुप्त रूप से हल होती थी, क्योंकि उनको संदेह ना होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों से कम हो। और एक दिन शाम के समय में बाजार में बेतहाशा दौड़ा चला जाना, आगे आसमान की तरफ थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ अपने पतन की ओर चला रहा है। जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। फाल्गुन में एक पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस में उसका स्वागत करने को तैयार, किसी को अपने आगे पीछे की कोई खबर न। मानो सब पतन के साथ आकाश में उड़ता, सब कुछ समतल था, न साइकिल, न गाड़ी, न ट्राम। सहसा वही भाई साहब से मेरे मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। मेरी है, मेरी मैंने पतंग जीत ली, मेरी बाजारी लौंडों के साथ थैले के कंडोवे के पीछे दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतना भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में अब मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर इंसान को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए कि नहीं है? बोलो। एक जमाना था जब लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही बड़ीचे को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट, कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक, बड़े बड़े लोग जिनकी मातहती में काम करते, और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर इन बाजारी लौटों के साथ कौवे के पीछे दौड़ रहे। मुझे तुम्हारी कल अगली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का मेरे भाई जो अपने आत्मगौरव की हत्या करता। तुम अपने दिल में ये समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं, इसलिए अब हमें मुझको कुछ कहने का हक नहीं। गलती है तुम्हारी। मैं तुमसे 5 साल बड़ा, और चाहे तुम आज मेरी ही जमात में क्यों ना आ जाओ, और अगर परीक्षकों का यही रवैया रहा ना, तो अगले साल कोई संदेह नहीं है कि तुम मेरे सबका छोड़ ही जाओ, और उसके 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन भाईजान, मुझ में और तुम में जो ये 5 साल का फर्क है ना, इसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिला सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। दुनिया का और जिंदगी का तजर्बा मुझे है, उसकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए, टीफिल और जो भी हो डीलिट फिल क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पा सकी, और दादा भी शायद 5वीं या 6वीं जमात से आगे नहीं गए होंगे, लेकिन उन दोनों को हमें डांटने का और सुधारने का अधिकार हमेशा है। इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए
क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, भले ही उनको ये बातें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हम तो ज्यादा है। गलत तो नहीं कहा? भगवान ना करे मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूट जाएंगे, दादा को फोन करने के अलावा तुम्हें कुछ भी ना सुझाई देगा, लेकिन तुम्हारी जगह पे अगर दादा हो किसी को फोन ना करें, ना बदहवास हो, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करने की कोशिश करेंगे, अगर उसमें कामयाब ना हुए तब किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का राशन महीने भर कैसे चलाएं। जो भी दादा बेचते हैं उसे 20-22 तक घोड़ा डालते हैं, फिर पाई पाई को मोहताज हो जाते हैं, राशन खत्म हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितने में हम तुम दोनों आज खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और बेगनामी के साथ निभाया और पूरे एक कुटुंब का पालन किया है, जिसमें कुल मिलाकर 9 लोग थे। गलत नहीं कहा? अरे अपने प्रिंसिपल साहब को ही देख लो ना, एमए है कि नहीं, और यहाँ की नहीं ऑक्सफोर्ड, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन देखता है? उनकी बूढ़ी माँ। ऑक्सफोर्ड की जो डिग्री है ना, वो यहाँ पे बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम देखते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से उनकी माता जी ने प्रबंधन अपने हाथ में लिया है ना, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाई साहब, ये गुरूर अपने दिल से निकाल डालो कि तुम अब मेरे समीप हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम पैदा नहीं चल पाओगे, और तुम अगर ऐसे नहीं माने ना, तो देखो मैं इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे मालूम है कि तुम्हें ये मेरी बातें जहर के जैसी लग रही है। मेरा भी जी अच्छा था, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी कर्तव्य बनाऊं, लेकिन खुद अगर बेराज चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? ये भी तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ना। आश्वासन खाना है, ठीक है? अच्छा, भाई एक ऐसा शब्द है जो हम किसी भी अनजान व्यक्ति से बोल देते हैं, इसमें प्यार और स्नेह झलकता है। यहीं पर आपके अपने बड़े भाई हो तो प्यार और स्नेह के साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो
भाई साहब की इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गई। उन्हें मुझे डांटने का हक है, उन्हें मुझे मारने का हक है। आप जो कुछ फरमाते हैं बिल्कुल सच है भाई साहब, और आपको कहने का हक है, और आपको धरती का हक है, मारने का हक है। सॉरी भाई साहब। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निशिदिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे, वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों की आंखों के किनारे इस नाटक की सफलता की गवाही दे रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि इस संस्था के जो संस्थापक हैं शशांक शंकरदास जी अपनी टीम से परिचय कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक ये प्रस्तुति देखी, इसके लिए आप लोगों का विशेष आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस नाटक को सफल बनाने के लिए बैक स्टेज के बहुत सारे हमारे मेंबर्स टीम थी, तो मैं उन सारे लोगों को बोलूंगा कि एक एक करके सुदेश गंगवार एक बार आ जाए, जोरदार तालियां एक बार करेंगे। अर्पित सक्सेना जी, विक्रांत जी और मृत्युंजय शुक्ला जी, सचिन सक्सेना जी एक बार आ जाइए। और बड़े भाई साहब के जो रोल में थे वो सतीश त्रिवेदी जी थे, और आपने देखा कि मैं छोटे भाई के रोल में था। और बस बढ़िया है। हमारे हिसाब से तो नाटक तब शुरू होता है जब आप घर जाते हो और सोचते हो मैंने क्या देखा आज, उसके ऊपर क्या बात करें, जो मैंने किया बात करने की जरूरत ही नहीं। घर जाइए, सोचिए। मुंशी प्रेमचंद के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया। वैसे आजकल बहुत सी रचनाएं हटाई जा रही है, मुंशी प्रेमचंद की भी शायद कोई रचना हटाई गई थी। लोग जो ऊपर बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग संवेदनशील बने, संवेदनहीन बने तो उनका फायदा है। तो ऐसी बहुत सी रचनाएं इनसे दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो बच्चे पढ़ें, हम सब पढ़ें, उनको समझें कि मतलब क्या ही कथा है। ये तो आप नाटक के जो हमारा नाटक के थ्रू अपने आपको संदेश दिया वो समझ गए होंगे। शब्दों को क्या है तो शब्दों। थैंक यू वेरी मच। इस संस्थान के मैं वरिष्ठ प्रवक्ता श्री दरवेश सर को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर। इस प्रस्तुति के लिए 2 शब्द सर। पूरी ड्रामा टीम को, जिसमें डायरेक्ट कर रहे थे शशांक शंकरदास सर को, और बाकी जितनी पूरी टीम है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस ड्रामा के द्वारा जो आप जो मुंशी प्रेमचंद जी को जानते हैं, जिन्होंने देखा जाए तो रूट लेवल से बिल्कुल जो जमीनी चीज है, जो समस्याएं जो थी हमारी जीवन की, उन समस्याओं को वास्तविक यथार्थ के रूप में प्रस्तुत किया। चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे नाटक हो, चाहे कोई चीज हो, आप हम सब पढ़ते हैं, सभी देखिए, उनमें सब में सारी चीज दी है और उन सबको दिया है, उन सबको हम लोगों ने देखा, उन सबको प्रस्तुत कर रहे हैं ये लोग। और आज उनका जन्म दिवस भी है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने प्लान किया कि प्राचार्य सर ने भी प्लान किया था कि उसके माध्यम से ऐसा कराया जाए, तो उससे कुछ ना कुछ एक संदेश जाए।
और वास्तविक ऐसा है कि निश्चित ही हम कितना क्यों ना पढ़ लिख जाए, कितना भी आगे चले जाए, जो हमसे बड़ा है घर में, चाहे मेरा भाई हो, चाहे हमारे पिता हो, और चाहे हमारी माँ हो, और जो हमारा जो भी कोई भी बड़ा है हमारा, वो निश्चित हमारा पूजनीय है और निश्चित ही वो हमसे कहीं ना कहीं अनुभव में हमसे बहुत आगे है। उसने वो संसार में बहुत कुछ देखा है और ये निश्चित ही ये संदेश देता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका अनुभव हमसे ज्यादा है। ये निश्चित है क्योंकि हम कितना भी पढ़ लिख जाएं, जैसे ये माता जी बैठी हैं सर की, कहीं ना कहीं सर बहुत उच्च पद पर चले गए हैं कि निश्चित ही और कहीं ना कहीं अभी भी इनको बहुत ज्यादा ज्ञान है अभी भी। तो ये सब चीजें सबकी यही सारी चीजें संदेश देते हैं। कहीं ना कहीं हमको क्या होता है कि आज की जो लाइफ है कि हम सब लोग अपनी दुनिया में अभी क्या आता है कि ये पैसा आता है, भौतिकता आती है, भौतिकवाद आ जाता है, लग्जरियस लाइफ आ जाती है जीवन में, हमारे पास पैसा होता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें, तो क्या होता है कि हम अपने बड़े को भूल जाते हैं। बहुत सारे रिश्ते हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं पल भर में, बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, अपने बड़े को छोड़ देते हैं, अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, भाई को छोड़ देते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से हमको ये सारी चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, उनसे हमें अपने जुड़ के रहना चाहिए। कुछ चीजें हमें भले को उसमें सेक्रीफाइस कर देनी चाहिए, भले को इस चीजों को हमें चाहे कुछ चीजों को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। वस्तुएं चाहे भले की यहीं रह जाती हैं, वस्तुएं यहीं की यहीं रह जाती हैं, लेकिन रिश्ते हमारे बने रहने चाहिए। तो इस तरह की चीजें हमारी बनी रहनी चाहिए। तो इस तरह से हमें कहीं ना कहीं ये नाटक हमें यह संदेश देता है कि कहीं ना कहीं हमें रिश्ते अपने मजबूत रखने के लिए, ये चीजें हमें अपने बनाने के लिए ये मजबूर करती हैं। तो इस तरह का नाटक मुंशी प्रेमचंद जो बहुत सारे नाटक उन्होंने अपनी जमीन स्तर से लिखे, यथार्थ में लिखे, जैसी समाज में था वैसे ही हूबहू सारी चीजें लिख दी, आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि इस तरह की सारी चीजें हैं। बाकी लंच का टाइम हो रहा है, आप लोग को हमने देखा कि सभी लोग उसी में खो गए ये सारी चीजें, तो बहुत अच्छा है। ढेर सारी शुभकामनाएं इस पूरी टीम को, पुनः आप सबको ढेर सारी बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन आप लोगों ने फोटोज या वीडियोस प्ले के निकाले हो, तो सोशल मीडिया पे अगर आप डालते हैं तो ड्रीम ड्रामा आर्ट्स को टैग जरूर है, ताकि हम लोग भी उसको शेयर कर सके। और अगर आप कुछ लिख के डालेंगे तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। अरे हाँ, एक लोग बहुत लेट आए हैं। आइए देवेश जी। हाँ, गोदान हाँ, होरी की भूमिका की थी, वरिष्ठ कर्मी है ना, इनका भी बड़ा हाँ बैंक में हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है। और लली आप ही आ जाओ, गुड़िया पीहू नाम है हाँ, ये पूरी हमारी टीम है। हम लोग जो है रिहर्सल वगैरह जो है अलग अलग शोज वगैरह करते रहते हैं। बाकी सामाजिक मुद्दों पर भी हम लोग नाटक और ये सारी चीजें लोग करते रहते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक देखा। थैंक यू सो मच।